अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। ख़ानदानी ज़राए से यह खबर आ रही है कि उन्हें कुछ दिन से बुखार था और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया है। अब से 3 दिन पहले खादिम हुसैन रिजवी ने तहरीक लब्बैक के साथ और कारकुनों के साथ धरना दिया इस्लामाबाद में। गुज़िश्ता 3 से 4 साल की सियासत में खादिम हुसैन रिजवी का बहुत अहम किरदार रहा। 2017 में उन्होंने नून लीग हुकूमत के खिलाफ फैज़ाबाद में धरना दिया। उस धरने के बाद वुज़रा के घरों पर हमले हुए, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, बाकायदा तौर पर उस हुकूमत के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चली और फिर 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 22 लाख वोट लिए। मुल्क की 5वीं बड़ी जमात बनकर उभरी, वोट बहुत ज़्यादा लिए और नून लीग ने यह इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक लब्बैक को खड़ा किया गया था उनका वोट बैंक तकसीम करने के लिए और तहरीक लब्बैक को जो वोट मिला है उससे उनका वोट बैंक बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। साथ ही तहरीक लब्बैक की ने जो कैंपेन चलाई उसकी वजह से उनका वोट बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। फिर उसके बाद जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया तो भी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि फैज़ाबाद धरना केस में जो उन्होंने फैसला दिया उसकी वजह से उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है। खादिम हुसैन रिजवी एक बार इस्लामाबाद नहीं आए बल्कि 4 बार उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया और मुल्की सियासत में हलचल मचाई। हर बार हुकूमत को उनसे मुआहदे करने पड़े। हर बार खादिम हुसैन रिजवी ने कहा कि उनकी फतह हुई है और हुकूमत ने उनके आगे घुटने टेके हैं। कभी इदारों को सामने आना पड़ा ताकि उनसे मुआहदा हो और उनके कारकुनान वापस जाएं, कभी हुकूमत को खामोश रहना पड़ा, मीडिया को खामोश रहना पड़ा। जो हालिया उनका इस्लामाबाद में धरना था उस पर मीडिया पर कवरेज नहीं हुई, मीडिया की तरफ से खामोशी रही। खादिम हुसैन रिजवी का पिछले 3 से 4 साल की पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा। बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक मुतनाज़े मामलात भी सामने आते रहे, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा सामने आते रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में जलसे दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अपोजिशन एक बार फिर सड़कों पर होगी। अब से 3 दिन बाद पेशावर में पीडीएम का चौथा जलसा होगा, फिर 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में आखिरी जलसा होगा, जिसके बाद जलसे खत्म होंगे, फैसला कुन मरहला शुरू होगा। अपोजिशन ने आखिरी जलसे के बाद की प्लानिंग भी शुरू कर दी है, यानी इस बार वाज़ेह हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। मगर जलसे से पहले ही तनाव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत ने फैसला किया है कि कोरोना की वजह से किसी जलसे की इजाज़त नहीं होगी, जबकि अपोजिशन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है और नून लीग ने वाज़ेह किया है कि अगर हुकूमत ने जलसे रोकने की कोशिश की तो पूरी ताकत के साथ मुज़ाहमत करेंगे और इन सब के बीच इस्लामाबाद की तरफ मार्च के दावे भी किए जा रहे हैं। अपोजिशन मुतमईन है कि इस मार्च में हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, मगर हुकूमत पूरा एतमाद है कि अपोजिशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जबकि पंजाब में तब्दीलियों के भी दावे सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत में उसे इत्तेहादी नाराज़ हैं। साथ ही 2 दिन पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना के इजलास में 2 सूबाई वज़ीरों की सरजनिश करते हुए कहा कि मुझे साजिश करने वालों का इल्म है, अब वज़ीर आला बनकर दिखाऊंगा। यानी पंजाब में तहरीक इंसाफ उस वक्त कितनी मजबूत है इस पर सवाल उठ रहा है, मगर अपोजिशन में इस हवाले से एक तकसीम नजर आ रही है। नून लीग वाज़े तौर पर कह रही है कि उन्हें बुज़दार हुकूमत को गिराने में या बुज़दार हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें आई कि वो पहले चाहती है कि बुज़दार हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए, काफ लीग से बात की जाए। मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल राब्ते में हैं। नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी मुसलसल राब्ते में हैं, मगर ये मामला जाएगा कहाँ, क्योंकि अपोजिशन के अंदर इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जो सारे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। सुहेल वड़ाई साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, जो अपोजिशन कह रही है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, मगर हुकूमत जो पहले गुस्से में और दबाव में नज़र आती थी वो भी पूरे एतमाद नज़र आ रही है। आपको लगता है हुकूमत इस वक्त खतरे से निकल चुकी है या खतरा मौजूद है? शाहजेब साहब, जो अपोजिशन ने अनाउंस किया है कि हम 22 नवंबर का जलसा भी मुलतवी नहीं करेंगे और उसके बाद जो जलसों का शेड्यूल है वो कह रहे हैं जी हम उस शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे, तो उस पर आज हुकूमत जो है उसने एक थोड़ा सा दरमियानी रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है। NCOC की तरफ से एक ख़त लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को और उनसे कहा गया है कि जो पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी है कोरोना वायरस को जो डील करती है, तो उस कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया जाए और अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनसे रब्ता कायम करके उनको बताया जाए कि ये जो जलसा है आपका पेशावर में, इससे कोरोना मज़ीद फैल सकता है। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो इस पर तवज्जो नहीं देगी, वो इस इजलास में नहीं आएगी। आज शायद खकान अब्बासी साहब ने भी यही कहा है, अभी मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब से
بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم کسی اجلاس میں نہیں آئیں گے، البتہ کسی نے ہمارے سے بات کرنی ہے تو وہ ہمارے پاس چل کے آئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. البتہ اپوزیشن کے جلسے کو روکنے کے لیے اگر حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے تو پھر زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہی لگتا ہے کہ حکومت 22 نومبر کا جلسہ روکنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کرے گی، اور اگر وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا وائرس کو روکنے کے لیے جو حکومت نے جو حفاظتی تدابیر اختیار کیے ہیں یا جتنے بھی اعلانات کیے ہیں تو اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اپنے جلسے کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کے جلسے بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو فی الحال یہی لگتا ہے کہ موسم بھی سخت ہے، سردی بھی بڑھ رہی ہے، کرونا وائرس کا سپائک بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ لگتی ہے کہ پرعزم ہے کہ وہ اپنا شیڈول جو ہے اس کو متاثر نہیں کرے گی اور اسلام آباد کا گھیراؤ بھی کرے گی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان اور ان کے سیاسی مخالفین کے درمیان جو اس وقت جو سیاست ہے وہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، وہ ایک ذاتی لڑائی بن گئی ہے جس میں اب کسی کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. وڑائی صاحب 3 بڑے جلسے رہ گئے ہیں، پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کا اشارہ ضرور دے رہی ہے اپوزیشن، فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے، مگر اسلام آباد کے مارچ ہوں، دھرنے ہوں، اس سے ماضی قریب میں کوئی حکومت گری نہیں ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، طاہر القادری صاحب ہوں، یا پھر عمران خان صاحب کے اپنے دھرنے اور مارچ ہوں اسلام آباد کی طرف. آپ کو لگتا ہے کہ اب ذرا حکومت کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ حکومت پر اعتماد نظر آ رہی ہے، یا خطرے میں موجود ہے ابھی بھی حکومت؟ دیکھیں فی الحال تو حکومت کا اعتماد جو ہے وہ جائز لگتا ہے اور وہ طاقت میں ہے، اس کا مضبوط ہے حکومت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر واقعی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوتا ہے تو پھر ایک تصادم کی صورتحال ہوگی اور کشیدگی بڑھ جائے گی، لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا، انتظامی ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑیں گے، کھلی چھوٹ دینا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے. اور جب پکڑ دھکڑ ہوگی، لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس ہوگی تو نہ صرف سیاست ڈسٹرب ہوگی، معیشت بھی ڈسٹرب ہوگی. تو یوں سمجھیے کہ یہ جو ساری صورتحال جا رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، بڑی اس کے اوپر تشویش ہونی چاہیے. اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دو بڑھتے ہوئے جو فریق ہیں جن کو کوئی روک نہیں رہا، نہ حکومت جو ہے اس کے اقدامات کو کوئی روک رہا ہے اور نہ اپوزیشن کو کوئی سمجھانے والا ہے. تو سامنے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوئی ایسا تیسرا فریق سامنے آنا چاہیے جو ان کو دونوں کو سمجھائے بجھائے، مذاکرات کی میز پر لائے اور ایسا راستہ نکالے جو پارلیمنٹ سے ہو کے نکلے. یعنی کہ وڑائی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی تصادم ہو سکتا ہے جو کہ ملک کے لیے ظاہر ہے بہت برا ہوگا، عدم استحکام ہوگا، ابھی بھی اسی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ تصادم کا خطرہ کم ہوا ہے، موسم ہے، کرونا ہے، جلسے صرف 3 رہ گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جب لانگ مارچ ہوگا تو آپ دیکھیں نا تحریک لبیک کا لانگ مارچ دیکھیں تو اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ یہ سارے لانگ مارچ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس سے کیا امن و امان کی صورتحال ہوگی، کتنے لوگ آ جائیں گے. اگر سینکڑوں لوگ بھی چلے گئے تو اسلام آباد میں تو ایسی گنجائش نہیں ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو بھی افورڈ کر سکے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس صورتحال سے بچنا چاہیے. حامد میر صاحب، جہاں پر نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل رابطے میں ہیں، آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بھی مسلسل رابطے میں ہیں، اس کے باوجود اختلافات کی خبریں آتی ہیں. حکومت بھی کہتی ہے کہ ان کے بیانیے پر اختلافات ہیں، کس کو کس حد تک بات کرنی ہے اس بات پر اختلافات ہیں، پنجاب حکومت گرانی چاہیے یا نہیں گرانی چاہیے اس بات پر اختلافات ہیں، نئے الیکشن ہونے چاہیے یا ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے اس بات پر اختلافات ہیں. ان اختلافات کے باوجود آپ کو لگتا ہے، اور کیا اختلافات ہیں اور ان کے باوجود یہ آگے بڑھ کر مارچ کی طرف جا سکتے ہیں، حکومت گرانے کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اختلافات ہیں یہ کوئی راز نہیں ہے. یہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں، دونوں اپوزیشن میں ہیں، ماضی میں ایک دوسرے کے مد مقابل سیاست کرتی رہی ہیں. ابھی گلگت بلتستان کے انتخابات میں انہوں نے علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑا ہے. تو یہ کوئی سیکرٹ تو ہے نہیں ہے. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ 11 مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے. تو اسی طرح یہ جس طرح ان پارٹیوں میں اختلافات ہیں اسی طرح حکومت کی جو کولیشن ہے اس میں اختلافات ہیں. اب آپ دیکھیں کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لاہور میں
پاکستان تحریک انصاف کی ایک اتحادی جماعت جو ہے فنکشنل لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری میاں مصطفیٰ رشید جو ہیں وہ یہ راوی ریور پروجیکٹ جو ہے اس کے خلاف 26 نومبر کو پنجاب اسمبلی کا گھراؤ کریں گے، اور اس میں محمد علی درانی صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں فنکشنل لیگ کے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اور یہ جو کراچی کے آئی لینڈز کا ایشو ہے اس پہ جو سندھ کی فنکشنل لیگ ہے وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتی ان کی پالیسی پہ. تو جو حکومتی اتحاد کے جو اختلافات ہیں یہ بھی سامنے آئیں گے. اسی طرح اپوزیشن اتحاد کے اختلافات جو ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس وقت اس قابل ہے کہ اگر اپوزیشن کی 11 جماعتیں جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف یلغار کرتی ہیں تو کیا وہ ان کو روک پائے گی؟ ہم نے تھوڑے دن پہلے دیکھا ہے کہ میڈیا جو ہے اس نے کچھ بھی نہیں دکھایا، لیکن اس کے باوجود جتنے بھی لوگ تھے یہ راولپنڈی میں، فیض آباد چوک میں، آپ ان کو 15,000 کہہ لیں، 20,000 کہہ لیں، 25,000 کہہ لیں، جتنے بھی تھے میڈیا نے دکھایا تو نہیں ان کو کوئی بھی. تو ان کو تو پولیس جو ہے وہ نہیں روک سکی، اور آخر کار حکومت نے ان کے ساتھ دوبارہ ایک تحریری معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے بعد ان کے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا بھی کر دیا گیا. تو اگر یہ تحریک لبیک جو ہے حکومت اس کو نہیں روک سکتی، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں شیل فائر کیے آنسو گیس کے جن کے وہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے تھے، ربڑ کی گولیاں فائر کی گئیں، وہ ان کو نہیں روک سکے. تو اب اگر اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو کے آ جاتی ہیں اور اگر ان کے جو ورکر ہیں ان کی تعداد تحریک لبیک کے جلوس سے 3 گنا یا 4 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے روکیں گے اس کو؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت ایک خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ سب ٹھیک ہے. جس طرح ہم گلگت بلتستان کا الیکشن جیت گئے ہیں، جس طرح پہلے ہمارا ہر کام خود بخود ہو جاتا ہے، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو وہ ناکام ہو جاتی ہے، تو سارے کام خود بخود ہوتے جائیں گے. لیکن یہ جو اگر اسلام آباد کی طرف یلغار ہوتی ہے تو اس کو روکنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ صرف حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی. اس میں پھر حکومت کو بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی درخواست کرنی پڑے گی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اگر حکومت کی درخواست پہ آگے آئیں گے تو پھر ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت اگر یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے لیے سب اچھا ہے تو سب اچھا نہیں ہے، اور اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ حکومت کو نکال دے گی جنوری تک، فروری تک نکال دے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اپوزیشن بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ حکومت کو نکال کے حکومت سنبھال سکے. رائی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اچھے طریقے سے نمٹے گی اپوزیشن سے؟ کیونکہ ظاہر ہے تحریک لبیک کے خلاف تو وہ بیانیہ نہیں رہا حکومت کا، بلکہ تحریک لبیک بھی، خادم حسین رضوی صاحب مرحوم بھی جب پروٹیسٹ کرتے تھے تو جو رائے تھی نون لیگ کے خلاف تحریک انصاف کی اس سے مختلف نہیں تھی. آپ کو لگتا ہے اسی طریقے سے نمٹا جائے گا یا ڈیفرنٹ انداز میں نمٹے گی حکومت؟ ظاہر ہے جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا تو وہ تو مخالف کا جلسہ ہوگا، ان کے ساتھ مفاہمت کا رویہ حکومت اپنا نہیں سکے گی، اور جب نہیں اپنائے گی تو اسی لیے کشیدگی اور تصادم کی طرف ہم جائیں گے. بہت شکریہ. سہیل وڑائی صاحب اور حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صورتحال ابھی تک سنبھلی نہیں ہے دونوں کے تجزیے کے مطابق، اور کسی کو آگے بڑھ کے اسے سنبھالنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ تصادم کی طرف جائے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور بہت عام خبر اس پہ بات کریں گے اس کے بعد. پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تعلقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کا پہلا دورہ کیا. وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ڈی جی آئی ایس آئی، سیکرٹری خارجہ اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سمیت دیگر افسران بھی اس دورے پر افغانستان گئے، جہاں دونوں ممالک کے ہم منصب کے درمیان باہمی امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت، افغان امن عمل اور علاقائی سیکیورٹی کے امور پر بات چیت ہوئی. آج کابل میں افغان صدر کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں دورہ کرنا جب افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اس کا مقصد صرف آپ کو یقین دہانی کرانی ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کی صرف ایک ہی فکر ہے، اور وہ ہے افغانستان میں امن. اس موقع پر افغان صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ عمران خان کا دورہ افغانستان دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے اہم ہے. اس دورے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ افغان امن عمل میں چند ماہ سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے اور افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. پاکستان کا افغان امن عمل میں اہم کردار ہے. پاکستان نے وہ کردار ادا بھی کیا ہے. گزشتہ ماہ اکتوبر میں حزب اسلامی افغانستان کے صدر گلبدین حکمتیار 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے، جبکہ ستمبر میں افغانستان
امن کونسل کے چیئرمین عبداللہ بھی 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے۔ عبداللہ اور گلبدین حکمتیار دونوں کا افغان امن مذاکرات میں کلیدی کردار رہا ہے۔ دوسری جانب آج امریکی ناظم الامور نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں خطے کی سیکیورٹی اور پاکستان کے افغان امن عمل میں کردار پر بات چیت ہوئی۔ ISPR کے مطابق امریکی ناظم الامور نے افغان امن عمل میں تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے اور افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی۔ یوسفزئی صاحب بہت شکریہ۔ یوسف صاحب، ظاہر ہے وزیر اعظم کا وہاں جانا، پھر ایک بہت مثبت پیغام دینا، ایک کمیٹی بنانا کی بات کرنا کہ جس میں ایجنسیوں کے درمیان روابط ہوں، افغان امن کے لیے ایک بہت ہی مثبت پیغام دینا، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، ان حالات میں یہ دورہ کرنا ہی ایک بڑی مثبت بات ہے، کیونکہ تعلقات تو اتنے اچھے نہیں ہیں، اور پھر یہ جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں، بین الافغان بات چیت جو دوحہ میں ہو رہی ہے، اس میں بھی 2.5 مہینے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے پاکستان کا ایک کردار ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ پاکستان نے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری مکمل کمٹمنٹ ہے اور ہم جو بھی ہمارے بس میں ہوگا وہ افغانستان کے امن کے لیے کریں گے۔ اور آج ہی دوحہ سے کچھ اچھی خبریں مل رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ شاید بالآخر جو وہ بیسک فریم ورک ہے یا رول آف پروسیجر جس کے اوپر بات اٹکی ہوئی تھی، اس میں 19 نکات جو تھے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باضابطہ مذاکرات اب شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ مطلب آج وزیر اعظم نے بھی جو تشدد کے واقعات ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہیں، اس پہ تشویش کا اظہار کیا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف امن عمل آگے بڑھ رہا ہے، دوسری طرف اس کے باوجود واقعات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، آج بھی طالبان کا ایک بڑا حملہ افغانستان میں ہوا ہے، اور طالبان کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا امن معاہدہ امریکہ سے ہوا ہے، افغان حکومت سے نہیں ہوا، جنگ بندی کا فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے وہ یہ حملے کرنے میں حق بجانب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بین الافغان مذاکرات ہیں، ان میں پھر جنگ بندی کی بات ہوگی، اور وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے وہ حملوں میں تیزی لے کر آئیں، کچھ مزید علاقوں کے اوپر قبضہ کریں اور افغان حکومت کو اپنے دباؤ میں لائیں۔ تو یہ میرے خیال میں ان کی ایک جنگ کی اسٹریٹجی ہے۔ مطلب ماضی میں افغانستان ظاہر پاکستان پر الزامات لگاتا رہا ہے، اب جبکہ امن عمل میں پاکستان نے ایک مثبت کردار ادا کیا، امریکہ بھی تعریف کر رہا ہے، افغانستان میں بھی اس مثبت کردار کا ادراک ہے جو پاکستان نے ادا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو امریکہ اور طالبان کا امن معاہدہ فروری میں ہوا دوحہ میں، تو پاکستان کے کردار کو سراہا گیا تھا، خاص طور پہ امریکہ نے پاکستان کو سراہا، طالبان نے بھی سراہا، افغان حکومت نے کچھ زیادہ نہیں سراہا۔ افغان حکومت کو ابھی بھی کچھ بدگمانیاں ہیں، کچھ شکایتیں ہیں، اور میرے خیال میں آج کے دورے میں اس کے اوپر بات بھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ امن مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو پھر پاکستان کی ساکھ مزید بہتر ہوگی، اور ویسے بھی افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے فائدے میں ہے۔ اور صاحب، آپ نے دیکھا ہے، ظاہر آپ کا تجربہ ہے کہ کس طریقے سے افغانستان خانہ جنگی کی طرف گیا ہے ماضی میں جب فورسز کا انخلا ہوا۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہی آئے گا؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیزی سے اپنا انخلا چاہتا ہے، جب فورسز جائیں گی تو آپ کو لگتا ہے امن ہی آئے گا؟ کہیں خانہ جنگی کی طرف تو خدا نخواستہ افغانستان واپس نہیں چلا جائے گا؟ کہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جو امریکی فوجی کمانڈر ہیں، جو ان کے پینٹاگون کے لوگ ہیں یا جو ان کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی فوج کے نکلتے ہی افغانستان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ صدر اشرف غنی یہ کہہ چکے ہیں کہ 6 مہینے اگر ان کو غیر ملکی فوجی امداد نہیں ملی تو ان کی فوج بکھر جائے گی۔ تو اس طرح کے خدشات تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو دوحہ کا معاہدہ ہوا امریکہ اور طالبان کا، تو یہ شرائط کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے۔ اگر طالبان اپنی کمٹمنٹس کو پورا کریں گے تو پھر غیر ملکی فوج پوری طرح نکل جائے گی، کیونکہ وہاں پر ابھی ٹرمپ جو اپنی فوجوں کو نکال رہے ہیں، 2500 امریکی فوجی رہ جائیں گے جنوری جب ٹرمپ کی مدت ختم ہوگی،
लेकिन उसके अलावा वहाँ पे जो उनके नेटो के इत्तेहादी हैं उनके भी तकरीबन 12,000 फौजी हैं। तो ये पूरी तरह तो फौज वापस नहीं गई, ख़ासतौर पे जो उनकी एयर फोर्स है जिसका बड़ा एक कलीदी किरदार है पूरी जंग में। तो मैं समझता हूँ कि ये फौज उसको तो वहाँ पे मई तक 2021 तक रहना है, 14 महीने में दोहा मुआहदे के तहत इसको अफगानिस्तान से निकलना था। तालिबान यही मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन शायद अगर हालात ख़राब होते हैं और वहाँ पे खाना जंगी की कैफियत पैदा होती है तो फिर मुमकिन है कि ये गैर मुल्की फ़ौज की मुकम्मल वापसी ना हो। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि माजी में हुकूमत दावे क्या करती थी पेट्रोल पर टैक्स के हवाले से, डीजल पर टैक्स के हवाले से, और अब क्या कर रही है। अपनी तहकीकात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में पेट्रोलियम मसनूआत पर कम टैक्स लेने का वादा किया, अवाम को सस्ता पेट्रोल देने का वादा किया। गुज़िश्ता हुकूमत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर ज़्यादा टैक्स लेने पर तनकीद की, मगर तहरीक इंसाफ अपने ही बयानिए में फंस गई है। टैक्स महसूलात में 2 साल में इजाफा नहीं हो सका। रवां बरस के 4 माह में भी रेवेन्यू यानी टैक्स महसूलात में सिर्फ 5% का इजाफा हुआ है। हालांकि 4,900 अरब रुपए का टारगेट पूरा करने के लिए 24% का इजाफा दरकार है और इस टैक्स में भी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफी टैक्स पर इंसार और बढ़ गया है। अपोजिशन में और फिर हुकूमत में आकर ऐलान किया गया कि नून लीग की पॉलिसीज गलत थी, हम उन्हें ठीक करेंगे, मगर अब जवाब यह है कि हम वही कर रहे हैं जो नून लीग करती थी। नून लीग पर उस वक्त इमरान खान और असद उमर ने तनकीद की थी कि 1 लीटर पर इतना टैक्स लिया जा रहा है, अमीरों को टैक्स क्यों नहीं करते। ये जो टैक्स है इससे गरीब आदमी पर ज्यादा असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है, हम इसे कम करेंगे। इनके दौर में 98% डीजल पे टैक्स है। 98%। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती है, और अगर ये डीजल नीचे ले आए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी। डीजल के ऊपर 98% टैक्स लगाया जा रहा है, बेचारे बच्चे मरते हैं गंदे पानी पीने की बीमारियों से, 2.5 लाख बच्चे। डीजल की कीमत इस वक्त जो है उसमें 18 रुपए लीटर उस टैक्स की वजह से है जो इस मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद लगाया है। अगर सिर्फ वहीं पे वापस ले जाते जहां पे जरदारी साहब छोड़ के गए थे, वो भी बहुत टैक्स था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1 लीटर पर 44 रुपए टैक्स लेती रही है, यानी जितना का पेट्रोल और डीजल हुकूमत को पड़ रहा है उस पर हुकूमत उतना ही टैक्स ले रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 30 रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 15 रुपए तक लेती रही है। अब भी 42 रुपए इन 2 टैक्सेस की मद में सिर्फ 1 लीटर पर वसूल किए जा रहे हैं। मगर जून में वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने PDL यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1 लीटर पर 30 रुपए तक टैक्स लेने की वजह बताई और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये तो नून लीग की हुकूमत ने ही अपने आखिरी बजट में रखा था, हमने तो उसे नहीं छेड़ा। मुस्लिम लीग नून के आखिरी बजट के अंदर ये 30 रुपए की जो सीलिंग है पेट्रोलियम लेवी की, ये सेट की गई थी और हमने उस सीलिंग को नहीं छेड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि जो बजट नून लीग देकर गई थी, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आकर उसे मुस्तरद कर दिया था। असद उमर ने सितंबर 2018 में नया बजट दिया था और PDL की मद में नून लीग के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया था। पिछले बजट में एक फैसला किया गया था कि पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से, उसके अंदर इजाफा किया जाएगा और जो पिछले साल 179 अरब रुपए था उसको बढ़ा के इस मद के अंदर 300 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। हमारे ख्याल में ये उस मुतवस्सित तबके के साथ जुल्म है। वो जो तकरीबन 10 लाख मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में चलती हैं वो सब पेट्रोल डलाने वाले लोग हैं। ये किसी सूरत में हमारे ख्याल में ये इंसाफ नहीं था कि 100 अरब रुपए का टैक्स जो है इनसे वसूल किया जाए। तो हमने ये फैसला किया है कि हम ये PDL के अंदर जो इजाफा पिछले बजट के अंदर रखा गया था, यानी इस 2018-19 के बजट के अंदर जो मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था, हम वो नहीं करेंगे और 100 अरब रुपए की हम वहां कमी ले लेंगे। मगर अब अपने पहले बजट की जगह नून लीग के आखिरी बजट से मिसालें दी जा रही हैं जिसे आकर मुस्तरद कर दिया गया था। हालांकि नून लीग ने PDL की मद में 300 अरब रुपए रखे थे जिन्हें तहरीक इंसाफ ने गरीब आवाम पर बोझ करार दिया था। मगर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस साल के लिए PDL की मद में 450 अरब रुपए रखे और ये सवाल हमने मुशीर खजाना डॉक्टर रफीक शेख के सामने बजट ही के दिन रखा था।
पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें आप इजाफा करते नजर आ रहे हैं। ज़रा टैक्स आप कोई नया नहीं लगा रहे, मगर 260 अरब रुपए रवां साल के लिए रखा गया था। अब 450 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें नजर आ रहा है। तो फिर ये तवक्को की जाए कि पेट्रोल की कीमतें अब यहाँ से बढ़ेंगी। जो टैक्स की आमदनी है आप कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम लेवी के जरिए हासिल करने की कोशिश करें? जी, अगर तो तेल की कीमतें मज़ीद नहीं गिरती और बढ़ने की तरफ जा रही हैं तो फिर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम करेंगे, ताकि पूरा बोझ जो है आने वाले दिनों में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो पब्लिक को नहीं सहना पड़े। फिर वही हुआ जो हमने सवाल रखा था कि टैक्स इकट्ठा किया जाएगा इस लेवी के जरिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इस इंटरव्यू के बाद 25.5 रुपये तक का इजाफा हुआ। कीमत 100 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 21 रुपये 13 पैसे का इजाफा हो गया और कीमत 101 रुपये 46 पैसे हो गई। और फिर आने वाले महीनों में हुकूमत टैक्सेस की मद में 1 लीटर पर 44 रुपये तक वसूल करती रही। और सिर्फ शुरू के 3 माह यानी जुलाई से सितंबर तक हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1 क्वार्टर के टारगेट से भी ज्यादा टैक्स अवाम से लिया है। क्वार्टर का टारगेट था 112.5 अरब रुपए, मगर हुकूमत ने अवाम से ले लिया है 136.3 अरब रुपए, यानी 450 अरब रुपए का टारगेट पूरा करने के लिए जो पहले क्वार्टर का टारगेट था उससे भी ज्यादा हुकूमत ने 136.3 अरब रुपए इकट्ठा कर लिया है। तहरीक इंसाफ नून लीग पर तनकीद करती रही, मगर अब पेट्रोलियम लेवी की मद में और ज्यादा टैक्सेस जमा कर रही है और उसकी बुनियादी वजह दूसरे जराए से 2 साल में टैक्स का हदफ पूरा करने में नाकामी है। आपको पूरा पस मंजर बताते हैं। तहरीक इंसाफ ने सितंबर 2018 में जब अपना पहला बजट दिया तो कहा कि नून लीग का बजट एक गैर हकीकी बजट है। नून लीग की हुकूमत ने जो टैक्स बजट में बताया उससे 350 अरब रुपए कम इकट्ठा होगा। जो अखराजात बताए हैं उससे 250 अरब रुपए ज्यादा होंगे। अगर इकदाम नहीं करेंगे तो खसारा 7.2% हो जाएगा, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। इसलिए हम इकदाम ले रहे हैं, वरना तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। वफाक की जो रेवेन्यूज इस बजट के अंदर शामिल किए गए थे 2018-19 में, वो कम से कम उसमें 350 अरब रुपए जो है उसमें कमी मुतवक्का है। ये 350 अरब रुपए से ज्यादा दिखाए गए रेवेन्यू जितना इस वक्त उम्मीद है वसूल होने की। इसी तरीके से जो इखराजात हैं, हमारे ख्याल में इखराजात कम से कम 250 अरब रुपए जो इस बजट में दिखाए गए थे उससे ज्यादा होंगे। इस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आगे हम चलते रहेंगे तो ये इस साल जो 2018-19 साल जो अभी जारी साल है, इसमें खसारा 7.2% या 2,900 अरब तक पहुंच सकता है, जो जाहिर है किसी सूरत भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इकदामात नहीं करते तो ये 2780 अरब रुपए तारीख में सबसे बड़ा खसारा होने जा रहा है। इसीलिए आज हम जो है जमा हुए हैं। 814 अरब रुपए की बजट एडजस्टमेंट का ऐलान किया गया और दावा किया गया कि अब खसारा 5.1% होगा, वरना 7.2% होता, यानी 2800 अरब रुपए से कम करके 1900 अरब रुपए खसारा होगा। फिर हुकूमत ने दावा किया कि 183 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदामात कर रहे हैं, जिसमें से 92 अरब रुपए बगैर किसी टैक्स के इजाफे के जमा करेंगे। 183 अरब रुपए के रेवेन्यू मेजर जो हम करने जा रहे हैं, इस 183 अरब रुपए में से आधा पैसा यानी 92 अरब रुपए किसी टैक्स के इजाफे से नहीं। हमने बगौर तज्जिया किया है मुख्तलिफ कैटेगरीज का। हमें कई कैटेगरीज नजर आई हैं जहां टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो इवेजन हो रही है उस पर क्रैक डाउन कर सकते हैं और बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके, और सबसे जरूरी सियासी जो पीछे आपको सपोर्ट देनी है, जो पॉलिटिकल विल शो करनी है, उससे हम कर सकते हैं। तो 92 अरब रुपए एफपीआर ने ये चैलेंज कबूल किया है। मैं नए एफपीआर के चेयरमैन को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूं कि उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और फिर क्या हुआ? तहरीक इंसाफ के पहले साल में खसारा तारीखी 8.9% हुआ, जो 40 साल का सबसे बड़ा खसारा था। और ये इसके बावजूद हुआ कि तरक्याती बजट नून लीग के आखिरी साल से 45% कम खर्च किया गया। हुकूमत में आकर दावा किया गया कि नून लीग के बजट में टैक्स का टारगेट 350 अरब रुपए कम इकट्ठा होता, यानी 4,450 अरब रुपए की जगह 4,100 अरब रुपए होता। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खुद इकदामात किए और कहा कि अब ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। मगर फिर रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टैक्स गुज़िश्ता साल से भी कम इकट्ठा हुआ। हुकूमत ने 4,450 अरब रुपए तो दूर की बात, 3,828 अरब रुपए जमा किए, यानी जितना नून लीग छोड़कर गई थी उतना भी टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका।
बात हुकूमत में आने के बाद एक बजट तक महदूद नहीं रही। जनवरी 2019 में हुकूमत ने अपने दूसरे बजट का ऐलान किया। दूसरे मिनी बजट का ऐलान करते हुए नून लीग के 2017-18 के 6.6% बजट खसारे के बारे में क्या कहा गया, सुनिए। बजट का खसारा जो कि अपने बनाए हुए बजट में, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, वो खुद इनका बनाया हुआ बजट था, उसके मुताबिक बजट का खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6% यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। वो पैसा कहां से आएगा? वो क्या इनके स्विस बैंक के अकाउंटों से आएगा? वो पैसा अवाम की जेब से आता है, वो कर्जा अवाम ने अदा करना होता है। गुज़िश्ता हुकूमत पर यह तनकीद की और कहा कि हमारा खसारा 5.1% होगा, और कहा कि 2800 अरब रुपए की जगह हम 1900 अरब रुपए खसारा करेंगे, मगर खसारा 8.9% हो गया, यानी 3400 अरब रुपए। दूसरे साल में भी टैक्स हदफ हासिल ना हो सका। कोरोना के बाद कम किया गया हदफ भी हासिल नहीं हो सका। 8.1% दूसरे साल भी खसारा रहा, और अब तीसरे साल में हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर रही है ताकि टैक्स टारगेट पूरा हो सके। हालांकि साल हर साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करके सस्ता देने का वादा करते रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है और मतलूबा अक्सरियत हासिल हो गई है। 7 में से 5 आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो गए हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपने एक ट्वीट में गिलगित बल्तिस्तान में 2/3 अक्सरियत का दावा कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 5 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 14 हो गई है। इसके अलावा पीटीआई को इत्तेहादी जमात MWM की जीती हुई एक नशिस्त की हिमायत भी हासिल है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जीती हुई एक नशिस्त पर अब भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान तनाज़ा बरकरार है और हतमी फैसला होना बाकी है, क्योंकि यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 2 वोटों से शिकस्त हुई थी, मगर उसका नतीजा बदल भी जाए तो तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें मुसलसल इलेक्शन में धांधली के इल्जाम लगा रही हैं, नताइज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अब भी गिलगित में मौजूद हैं। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली में मुलविस होने के इल्जाम लगाए और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का इलेक्शन विंग करार दिया। साथ ही इल्जाम भी लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमका है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये पीटीआई की इलेक्शन विंग है। आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए ऑपोजिशन को कहते हो कि आए इलेक्शन कमीशन, आप खुद जाके हुकूमत के वजीरों के पाँव बैठते हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेच दिए हैं। आप अपना ओहदा को नहीं संभाल सका। आप इतना ढिठाई से हर टीवी चैनल पे झूठ पे कह रहे हैं कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ थे। वो हर इंडिपेंडेंट के पास जाके कह रहे हैं तू वजीर आला है, बस हम में शमूलियत करें। जो भी मुंतखब हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, आप अपना वजारत के लिए, अपना कुर्सी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे सौदाबाजी ना करें। ये इलेक्शन कमिश्नर जवाब देने के बावजूद पीटीआई की हुकूमत यहाँ बनाने में अभी तक लगा हुआ है। भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन में धांधली के तमाम इल्जामात मुस्तरद किए। साथ ही अपोजिशन रहनुमाओं से मुतालबा किया कि अगर धांधली का कोई सबूत है तो उनके सामने लेकर आए। हमने जो 55 दिन का जो प्रोग्राम दिया था, उस दौरान कोई चीज़ इस इलेक्शन एक्ट के इलेक्शन रूल से हटकर हमने कोई किया है, मैं फिर चैलेंज करता हूँ उनको, आकर मुझे इधर बताए। ये प्रेस में जाकर झूठे इल्ज़ामात जो लगाकर वावला करते हैं ना, मीडिया में शोर मचाकर वावला करने वालों को मैं दावत देता हूँ, अगर इनके पास कोई सबूत है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी मैंने कायम किया, तो कल से वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। जिन को अगर ग्रीवेंसेस है तो ये लेकर ट्रिब्यूनल में जाए, री काउंटिंग भी हो सकती है, री पोलिंग भी हो सकती है और हर चीज़ साफ सुथरा होगा। 1 महीने से वो तो अपना सबक रट कर रहे थे ना, दंदली। तो मैं कहा यार वो दंदली क्या चीज़ है, उसका सींग है, दुम है, क्या है, पर है, वो इधर आकर दिखाएं ना ताकि नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन के एक रोज बाद ही जब पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के इल्जामात लगे तो उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय बेहतर है मेरे दफ्तर आए, जिस पर नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने ट्वीट किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब मैं आपके दफ्तर आया था और आपने फरमाया था कि मेरी कोई नहीं सुनता।
मगर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा अपोजिशन से धांधली के सबूत लाने का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन को साफ और शफाफ करार दे रहे हैं, मगर अपोजिशन मुसलसल इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी अमल का जायज़ा लेने वाले इदारे फाफिन की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात मुनज़्ज़म और पुरअमन रहे। वोट कास्ट करने और गिनती का अमल मजमूई तौर पर शफाफ रहा, तहम नताइज के इंतजामात में मसाइल सामने आए। तशद्दुद और एहतजाज के चंद वाक़यात रिपोर्ट हुए। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 फराहम ना करने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। हर पोलिंग स्टेशन पर 3 गैर कानूनी सरगर्मियाँ या बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरों की जानिब से वोट डालने या रजिस्टर्ड वोटर्स को वापस भेजने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। 6 हल्कों से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें पोलिंग एजेंट्स ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ से इलेक्शन प्रोसेस पर नज़र नहीं रखी जा सकती थी। बहरहाल इलेक्शन को 4 रोज़ गुजरने के बावजूद भी अपोजिशन जमातों की जानिब से धांधली के इल्जामात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी का धरना भी जारी है, मगर दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में आ गई है। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, कलदम जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद और उनके साथियों को गैर कानूनी फंडिंग के इल्जाम में आज सजा सुना दी गई है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में आज हाफिज सईद और उनके साथियों के खिलाफ फंडिंग केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने हाफिज सईद को 10 साल और 6 माह कैद की सजा सुनाई है और उनकी तमाम जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। जबकि हाफिज सईद के साथियों जफर इकबाल और याह्या अजीज को भी 10 साल 6 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा हाफिज सईद के एक और साथी अब्दुल रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है। गुज़िश्ता साल जुलाई में CTD पंजाब ने हाफिज सईद और उनके साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत 13 मुकदमात दर्ज किए थे और पंजाब के 5 मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए, जिसके बाद 17 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर उनके खिलाफ मुकदमात चले और फिर रवां साल फरवरी को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 2 केसेस में हाफिज सईद को 11 साल कैद की सजा सुनाई। आज एक और केस में उन्हें 10 साल 6 माह की सजा सुनाई गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।